Hello everyone. Welcome to Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 10th Biology Chapter 7 Control and Coordination. In the previous chapter हमने जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी मेंटेनेंस फंक्शंस हैं वो किस तरह से होते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सिस्टम हमने डिटेल में पढ़े थे. देयर वी हैड स्टार्टेड विद द नोशन वी ऑल हैव दैट इफ़ वी सी समथिंग मूविंग इट इज़ अलाइव. तो वहाँ पे हमने कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स पढ़े थे, जैसे कि जब भी हम किसी चीज़ को चलता हुआ देखते हैं, उसमें मूवमेंट देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जिंदा है, इट इज़ अलाइव. सम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ द ग्रोथ. जो ये कुछ इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं, ये ग्रोथ का रिजल्ट होता है. जैसे कि प्लांट्स के अंदर a seed germinates and grows and we can see that the seedling moves over the course of a few days. जैसे कि सीड ग्रो जर्मिनेट होता है, ग्रो होता है, तो उसमें से एक सीडलिंग बनता है. तो इस तरह से कि ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट हो रही है. इट पुशेस सॉइल असाइड, सॉइल में से वो बाहर निकलता है एंड कम्स आउट. बट इफ़ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप दीज मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन. अगर उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाए तो फिर ये मूवमेंट हमें नहीं दिखाई देंगे. सम मूवमेंट्स आर इन many animals and some plants are not connected with growth. कई एनिमल्स के अंदर और कुछ प्लांट्स के अंदर जो ये मूवमेंट होते हैं, ये ग्रोथ के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होते. अ कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, बफलोज च्यूइंग कट, दीज आर नॉट मूवमेंट्स कॉज्ड बाय ग्रोथ. तो ये ऐसे मूवमेंट्स हैं जो ग्रोथ से नहीं हो रहे हैं. कैट रनिंग, कैट रन करिए तो इसका ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे. So why do we associate such visible movements with life? A possible answer is that we think of movement as a response to change in the environment of the organism. तो हम ये जो मूवमेंट कर रहा है जो ऑर्गेनिज्म, हम इसको ऐसा क्यों लेते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसलिए ये मूवमेंट कर रहा है. क्योंकि हम इसका आंसर ये है कि हमें लगता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो कर रहा है तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्स शो कर रहा है एनवायरनमेंट से, जो भी उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट शो कर रहा है. द कैट में बी रनिंग, कैट क्यों रन कर सकती है? बिकॉज उसने माउस को देखा होगा. तो कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलाई है जिसके कारण कि वो चीज़ हो रही होगी. If we think more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. तो जितने भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमारी बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी एनवायरनमेंट में जो हो रहा है, उसके लिए जो रिस्पॉन्स दे रही है वो एक कंट्रोल हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल हो रहा है. ईच काइंड ऑफ अ चेंज इन द एनवायरनमेंट evokes an appropriate movement in response. When we want to talk to our friends in class, we whisper rather than shouting loudly. Clearly, the movement to be made depends on the event that is triggering. So therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement in the response. In other words, we can say living organisms must use systems providing control and coordination. In keeping with the general principles of body organization in multicellular organisms, specialized tissues are used to provide these control and coordination activities. तो सभी organisms के अंदर, सभी living organisms के अंदर कुछ ऐसे कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, और ये कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होती हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है. एनिमल्स नर्वस सिस्टम. इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड द मस्कुलर टिश्यूज़. अब एनिमल्स के अंदर ये किस तरह से कंट्रोल होता है? ये नर्वस टिश्यूज़ जो होती हैं और मस्कुलर टिश्यूज़, ये मूवमेंट को शो करती है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th. टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो उसी टाइम आपको पता चलता है एक डेंजरस सिचुएशन है और आप हाथ अपना पीछे कर लेते हो. आपको कैसे पता चला कि वो हॉट है? तो एक इन्फॉर्मेशन जाती है ना आपकी बॉडी के अंदर. कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ हैं, जैसे ब्रेन, जैसे नर्व सेल्स हो गई, तो ये नर्व सेल्स मैसेज लेके जाती हैं ब्रेन तक, नर्व सेल्स.
सो दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आर सेंस ऑर्गन्स। तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वहाँ पे रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, सच एज द इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन। सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये आपको लर्न करना है। जैसे गस्टेटरी रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, ये नोज़ के अंदर होते हैं तो इससे स्मेल पता चलती है। सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ये। This information acquired at the end of the dendritic tip of the nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइटिक टिप होती है नर्व सेल की, यहाँ से एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कि एक पूरे न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स क्रिएट होता है। डेंड्राइट्स के यहाँ से केमिकल रिएक्शन तो पूरे न्यूरॉन में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो ये मैसेजेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रैवल होता है आगे। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ द केमिकल्स। तो यहाँ पे जो एक्सॉन का जो एंड होता है यहाँ पे केमिकल्स रिलीज होते हैं। दीज केमिकल्स दो न्यूरॉन्स होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच की जो स्पेस होती है उसको सिनैप्स बोला जाता है। गैप होता है ये दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसको सिनैप्स बोलते हैं। तो यहाँ सिनैप्स में ये ट्रैवल करता है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स फिल्ड होते हैं सिनैप्स के अंदर। एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्सेस ट्रेवल इन द बॉडी and a similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to the other cells such as the muscle cell or the gland cell. It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or the neurons and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to the another. Now see the diagram. जैसे ये एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के बाद में यहाँ पे एक और न्यूरॉन है ये आगे, तो इस तरह से ये न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं। अभी जो दो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स बोल रहे हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स बोल रहे हैं, इनके बीच में ये स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको हम सिनैप्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स फिल्ड होते हैं, ये केमिकल्स यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल हुआ, फिर सिनैप्स में पहुँचा, तो सिनैप्स से फिर ये आगे दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरह से कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का फ्लो बनता है जो ब्रेन से लेके बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचता है। जैसे सबसे पहले अगर किसी ने प्लेट को टच किया तो वो प्लेट से ये जो न्यूरॉन से ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेके ब्रेन तक जाएंगे और ब्रेन को जो भी मैसेज देना होगा तो ब्रेन मैसेज वापस न्यूरॉन्स के थ्रू सेंड करेगा और टारगेट ऑर्गन पे सेंड करेगा। जैसे मसल्स हो गई तो मसल्स मूवमेंट शो करेगी, या किसी ग्लैंड को सेंड करना है तो फिर वो ग्लैंड को सेंड करेगी, तो फिर आगे पर्टिकुलर फिर मसल उस तरह से रिएक्ट करेगी। हैंड को पीछे करना है या किस तरह से मूवमेंट करना है बॉडी में उसके होगा। What happens in the reflex action? Reflex action में क्या होता है? Reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden response. जब भी कोई sudden action होता है तो हम इसके बारे में reflex action के बारे में बात करते हैं। I say I jumped out of the way of the bus reflexively, or I pulled my hand back from the flame reflexively, or I was so hungry my mouth started watering reflexively. Means इसमें क्या होता है ये हम एक डायग्राम से समझते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, सडन एक्शन एकदम से, इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। हमारी बॉडी में जो स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जैसे आपने इस प्लेट को टच किया, ये बहुत हॉट पैन है, सपोज आपने इस पैन को टच कर लिया, तो ये जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं यहाँ, रिसेप्टर्स से ये आपके सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर आएगा स्पाइनल कॉर्ड तक। ये मैसेज पहुँचा, यहाँ पे ये रीले न्यूरॉन को ट्रांसफ़र होगा, सेंसरी न्यूरॉन से रीले न्यूरॉन में आया और रीले न्यूरॉन के बाद ये वापस मैसेज जाएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तब ये मोटर न्यूरॉन वापस मैसेज लेके जाएगी कि ये हाथ यहाँ से हटा लेना चाहिए, तो ये मसल तक जाएगा, इफेक्टर मसल जो आर्म में है, और ये मसल को मैसेज पहुँचाएंगे कि हाथ को पीछे कर लो। तो ये बहुत ही क्विक एक्शन होता है, बहुत मतलब माइक्रो सेकेंड भी नहीं लगते इस एक्शन में। बहुत फास्ट जो एक्शंस होते हैं, जो हम बहुत जल्दी एक्शंस लेते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, और ये पूरे मेथड को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड का मेन रोल होता है। तो इसमें यही एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे मसल को वापस मसल तक पहुंचा मैसेज, तो मसल ने हाथ पीछे कर लिया जिससे और ज़्यादा
हार्म नहीं हो बॉडी को, तो ये बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन होता है जिससे बॉडी इंस्टेंटली सडनली रिएक्ट करती है किसी से. If this is the case, that the thinking tissue in our body consists of dense networks of intricately arranged neurons. हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारा एक डेंस नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का. तो जो हमारे ब्रेन का जो थिंकिंग पार्ट है वो हमारे स्कल, इट सिट्स इन द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द स्कल के आगे के पार्ट में होता है, जहाँ पे सिग्नल्स जाते हैं, फिर ब्रेन उसके बारे में सोचता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है. तो अगर ये सिग्नल्स थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन तक जाते फिर वापस नर्व्स के थ्रू वेरियस बॉडी तक आते, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि ब्रेन पहले सोचता है फिर रिस्पॉन्ड करता है. तो इस तरह से क्या हुआ है, जिससे ज़्यादा बॉडी के वेरियस पार्ट्स में हार्म नहीं पहुँचे, क्योंकि हम फिंगर जैसे किसी भी टच कर रहा हम जल्दी से पीछे फिंगर कर लेते हैं, तो ज़्यादा जैसे जिससे जले नहीं. तो इससे क्या होता है कि जो ब्रेन है, if this part of the brain is to instruct muscles to move, nerves must carry this signal back to the different parts of the body. So if all this is to be done when we touch a hot object, तो वो बहुत टाइम ले लेता और इतनी देर में तो पर्सन जल ही जाता. तो इसलिए ये जो वर्क है इसको जल्दी फास्ट बनाने के लिए ये जो फंक्शन है, जैसे सीधा सेंसरी नर्व्स ने डिटेक्ट किया और वो सेंसरी नर्व्स सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक वो मैसेज गया, रीले न्यूरॉन्स ने लिया और फिर वापस मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सीधा मसल को पहुंचाया, जिससे मसल ने अपना हाथ पीछे कर लिया. तो वो बहुत जल्दी वर्क हो गया और बॉडी को इतना हार्म नहीं पहुंचा. तो नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड इन द वे टू द ब्रेन. तो जितनी भी ये नर्व्स हैं ये ब्रेन में जाने से पहले एक बंडल की तरह स्पाइनल कॉर्ड में मिलती हैं. सो रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड. ये रिफ्लेक्स आर्क्स कहाँ पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है itself, although the information input also goes on to reach the brain. Of course, reflex arcs have evolved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough. एनिमल्स के अंदर ये इवॉल्व हुआ है रिफ्लेक्स आर्क्स, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस का जो ब्रेन का थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है. इनफैक्ट मेनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नीडेड फॉर थिंकिंग. So it is quite likely that reflex arcs have evolved as efficient ways of functioning in the absence of the true thought process. So जहाँ पे true thought process work नहीं करता वहाँ पे ये reflex arc के through जल्दी quick action हो जाता है. However, even after complex neuron networks have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient. जब भी कोई quick response की बात होती है तो वो reflex arc के through ही होता है. Now the next topic is the human brain. Is reflex action the only function of the spinal cord? क्या function spinal cord का एक ही function है reflex action? Obviously not. Since we know that we are thinking beings, human beings are the thinking beings. Spinal cord is made up of nerves which supply information to think about. Spinal cords में ऐसी nerves होती हैं which supply information to think about. Now thinking involves एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है और नए कई न्यूरल कनेक्शंस चाहिए थिंकिंग के लिए. सो दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द ब्रेन विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी. द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं बॉडी में. ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, they together form the central nervous system. So they receive information from all parts of the body and integrate it. पूरी बॉडी में से information को यहाँ पे मिलती है, पूरी information रिसीव करते हैं, फिर उसको एक साथ इंटीग्रेट करते हैं. We also think that about our actions, writing, talking, moving a chair, clapping at the end of the program, ये सारे voluntary actions हैं which are based on deciding what to do next. So ये सब brain decide करता है voluntary actions. So the brain also has to send messages. तो brain message send करता है muscles को, and this is the second way in which the nervous system communicates with the muscles. तो पहला हमने reflex arc पढ़ा, दूसरा हम method muscles के थ्रू पढ़ रहे हैं कि किस तरह से brain muscles को message देता है और फिर muscles react करती हैं. जैसे clapping करनी है तो वो muscles के थ्रू clapping वो मूवमेंट करने में हेल्प करेंगी. द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज़ फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड.
तो ये पूरा एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है जिसमें क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। द ब्रेन दस अलाउज अस टू थिंक, ये हमें इससे हम सोच सकते हैं, वी कैन थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग. सो एज यू विल एक्सपेक्ट दैट इज accomplished थ्रू अ complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs. तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है, ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. द फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का. थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज फोर ब्रेन. इनके आपको फंक्शंस लर्न करने हैं. इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस, जो सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स. सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हेयरिंग. तो ये जो फोर ब्रेन के जो अलग अलग एरियाज़ हैं इनका क्या फंक्शन होता है, ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं. जैसे कुछ पार्ट से हेयरिंग होती है या स्मेल, साइट देखने में हेल्प करता है या सो ऑन. तो ये सारे फंक्शंस फोर ब्रेन के हैं. देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर with information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain. Based on all this, a decision is made about how to respond and information is passed on to the motor areas which control the movement of the voluntary muscles, for example our leg muscles. तो पहले इस पूरा डिसीजन ब्रेन में लिया जाता है, फिर ये जो मैसेज है ये मोटर एरियाज, दे आर पास्ड ऑन टू द मोटर एरियाज, फिर फर्दर जैसे वॉलंटरी मसल्स है उनको कंट्रोल किया जाता है. वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में है जो मसल्स, जैसे हैंड की मसल्स हो गई, लेग्स की मसल्स हो गई. हाउ वे सर्टन सेंसेशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हेयरिंग. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ. कुछ ऐसी सेंसेशंस अलग होती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने खाना मतलब इनफ खाना खा लिया, हमारा पेट भर गया है. तो ये एक सेंसेशन होती है, दैट इज़ ऑफ फीलिंग फुल इज़ बिकॉज ऑफ द सेंटर एसोसिएटेड विद द हंगर विच इज़ इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. तो ये सेंटर पार्ट, ये अलग सेंटर होता है इसका, हंगर से जो रिलेटेड होता है, भूख से जो रिलेटेड होता है, और ये एक सेपरेट फोर ब्रेन के सेपरेट पार्ट में होता है. ये दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द ब्रेन एंड दिस इज़ द सेरिब्रम पार्ट. ये क्रेनियम बाहर, ये जो स्कल है इसको हम क्रेनियम बोल रहे हैं. ये आगे का पार्ट है, ये फोर ब्रेन. दिस इज़ द फोर ब्रेन. दिस इज़ द मिड ब्रेन. ये बीच में मिड ब्रेन है, और ये यहाँ पे, यहाँ नीचे गर्दन के इधर साइड में, इधर नीचे की तरफ हाइंड ब्रेन. तो ये अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स हैं. सेरिब्रम आउटर हो गया, ये क्रेनियम. दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड. Now hindbrain has 3 parts: pons, medulla and cerebellum. And some parts which are indicated here is hypothalamus, pituitary gland. Now study the label diagram of the human brain. You have to learn this diagram and labeling also. Now let us look at the other use of the word reflex that we have talked about in the introduction. Our mouth waters when we see the food. मुंह में पानी आता है जब हम फूड को देखते हैं, without our meaning to do so. Our heart beat करता है without thinking throughout the life. In fact, we cannot control these actions. इन actions को हम control ही नहीं कर सकते easily by thinking about them, even if we want it so. So do we have to think about or remember to breathe or digest food? क्या हमें सोचना पड़ता है कि क्या हमें ना फूड को डाइजेस्ट करना पड़ता है, या हमें सांस लेनी है? ये चीज़ें हमें नहीं सोचनी पड़ती, ये अपने आप ही ब्रेन वर्क करता रहता है. सो इन दीज द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपल एंड द थॉट आउट एक्शंस सच एज मूविंग अ चेयर, देयर इज़ अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट्स ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी thinking control. So many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and the hindbrain. So ऐसे involuntary actions जो हैं इनको कौन कंट्रोल करता है? ये midbrain और hindbrain कंट्रोल करता है.
जैसे कि ब्रीदिंग से एसोसिएटेड हो गए, ये सारी चीज़ें मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ये दोनों कलेक्टिवली इसको कंट्रोल करते हैं। ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन मुंह में सलाइवा आना, वॉमिटिंग, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन द हाइंड ब्रेन। थिंक अबाउट एक्टिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इनमें बैलेंस करना पड़ता है, जैसे बॉडी की बैलेंसिंग ज़रूरी है बाइसिकल चलाने में। तो ये जो ब्रेन का हाइंड ब्रेन का पार्ट है जिसमें सेरेबेलम होता है, ये सेरेबेलम इन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सो सेरेबेलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसाइजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो सेरेबेलम का फंक्शन हो गया कि जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हो गए उनको देखना और बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना, ये सारा वर्क सेरेबेलम का हो गया। सो हाउ आर दीज टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड? अब इन टिश्यूज़ की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है? अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक अ ब्रेन विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर द वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है तो इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक बाहर की तरफ एक बोनी बॉक्स बनाया गया है जिसे हम स्कल बोलते हैं, वो पूरी बोन्स का बना हुआ है, दैट इज़ द बोनी बॉक्स और द स्कल। तो ब्रेन जो है दैट सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स एंड इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड बलून which provides further shock absorption। सबसे पहले तो बोनी बॉक्स जिसे स्कल बोल रहे हैं, स्कल से इसकी प्रोटेक्शन हो रही है। उसके बाद इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड बलून प्रेजेंट होता है जिससे ब्रेन को फर्दर शॉक्स नहीं लगे, जो भी फर्दर शॉक्स है उसको वो लिक्विड एब्जॉर्ब कर ले, जो फ्लूइड इसके अंदर है वो फ्लूइड एब्जॉर्ब कर ले, तो इंजरी नहीं हो कोई। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक you will feel a hard bumpy structure, so this is the vertebral column। अगर हम पीछे की तरफ हाथ करके देखते हैं तो एक vertebral column हम फील कर सकते हैं, और the backbone which protects the spinal cord। तो ये जो backbone है या vertebral column है ये हमारे spinal cord को protect करती है। So how does the nervous tissue cause action? So far we have been talking about nervous tissue and how it collects information, sends it through। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि किस तरह से nervous tissue कोई मैसेज को कलेक्ट करती है, फिर उसको ब्रेन तक पहुंचाती है, फिर ब्रेन में उस इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है और ब्रेन डिसाइड करता है कि अब क्या करना है, फिर वो मैसेज वापस न्यूरॉन्स के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट मसल्स तक पहुँचाता है और फिर बॉडी एक्शन लेती है। इस तरह से ये काम करता है। इन अदर वर्ड्स व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज़ टू बी परफॉर्म्ड, मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। या जब भी कोई एक्शन होना होगा, कोई मूवमेंट होना होगा, तो फाइनल जॉब, फाइनल काम कौन करेगी? मसल्स करेगी, जिससे कि मूवमेंट आएगी। सो हाउ डू एनिमल मसल्स मूव? When a nerve impulse reach the muscle fiber must move। जब भी एक nerve impulse पहुंचेगा मसल तक तो मसल फाइबर को मूव करना होता है। How does a muscle cell move? एक मसल सेल मूव कैसे करेगा? The simple notion of movement at the cellular level is that muscle cells will move by changing their shape so that they shorten। तो कैसे चेंज होती है? ये अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, ये छोटी हो जाते हैं मसल सेल साइज में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल्स चेंज देयर शेप? द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कॉम्पोनेंट्स। तो इसका आंसर सेलुलर कॉम्पोनेंट्स की केमिस्ट्री से हमें पता चलता है। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स, इनके अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू द नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जैसे कि जब कोई भी नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मसल तक पहुंचता है तो उसके कारण मसल्स के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो अपनी शेप भी चेंज कर लेते हैं और अपना अरेंजमेंट भी चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से फिर मसल्स में मूवमेंट हो पाता है। व्हेन दिस हैपन्स, न्यू अरेंजमेंट ऑफ दीज प्रोटीन्स गिव द मसल सेल्स अ शॉर्टर फॉर्म। तो इस नए अरेंजमेंट के कारण, प्रोटीन्स के नए अरेंजमेंट के कारण मसल सेल्स का एक छोटा फॉर्म आ जाता है। रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9th देयर वाज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स। जो हमने पहले पढ़ी थी 9th क्लास में, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। सो बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंसेस बिटवीन दीज वुड बी? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग। एनिमल्स में तो नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन होता है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है, बट प्लांट्स के अंदर तो कोई नर्वस सिस्टम भी नहीं होता, कोई मसल्स भी नहीं होती है। तो फिर ये जो रिस्पॉन्ड होता है, ये स्टिमुलाई होता है, उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स? जैसे हम, ये आप सब ने देखा होगा, प्लांट छुई मुई जो होता है या जिसको टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। अगर हम टच मी नॉट का साइंटिफिक नेम है मिमोसा प्यूडिका।
तो जब हम मिमेसा फैमिली के प्लांट को, इसको टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो ड्रूप हो जाती हैं, ऐसे अंदर की तरफ टर्न हो जाती हैं, और थोड़ी देर बाद में वो वापस से लीव्स वापस वैसी हो जाती पहले जैसी। तो ये स्टिमुलाई कि उसके रिस्पॉन्स कर रहा है प्लांट, जैसे हमने उसको टच किया तो प्लांट ने रिस्पॉन्ड किया। सो व्हेन अ सीड जर्मिनेट, जब एक सीड जर्मिनेट करता है तो रूट नीचे की तरफ जाती है और स्टेम ऊपर की तरफ एयर की तरफ आती है। तो व्हाट हैपेंस, फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्ड टू टच। तो जब हमने टच मी नॉट प्लांट को टच किया था तो बहुत वो जल्दी रिस्पॉन्स शो करता है करते ही। सो देर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मोमेंट, यहाँ पे कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड जब एक सीड ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है। सीडलिंग रूट्स नीचे की तरफ ग्रो हो रही है, शूट ऊपर की तरफ आ रही है। सो इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। सो प्लांट्स शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दो तरह के मूवमेंट शो करते हैं प्लांट्स, वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ। एक तो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होते हैं मूवमेंट्स और दूसरा ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होते। ये अभी हमने एग्जांपल से समझा, टच मी नॉट प्लांट का एग्जांपल, वो ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं था मूवमेंट जो प्लांट ने शो किया। और जो सीड का एग्जांपल हमने देखा, सीडलिंग ग्रो हो रही थी, वो मूवमेंट पे, वो ग्रोथ पे डिपेंडेंट था। नाउ द इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। नाउ लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ द मूवमेंट। हम जो ये टच मी नॉट प्लांट का एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है। टच मी नॉट प्लांट पहले ऐसा था, जैसे उसको टच करते हैं तो इसकी लीव्स इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। सो यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, प्लांट सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, लीव्स उसकी ओपन हो रही है या फिर क्लोज हो रही है, बस उसकी लीव्स का मूवमेंट हो रहा है। सो यहाँ पे कोई नर्वस टिश्यू नहीं है, कोई मसल टिश्यू नहीं है, बस प्लांट ने टच को डिटेक्ट कर लिया और लीव्स ने रिस्पॉन्स कर दिया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ जब प्लांट को टच करा, प्लांट का कौन सा पार्ट मूव हुआ? इट इज़ एपरेंट दैट मूवमेंट हैपन्स एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। जहाँ पे टच करा वहाँ से, वहाँ के अलावा और दूसरी जगह पे भी मूवमेंट हुआ। इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन आगे कम्युनिकेट की जा रही है, आगे पहुँचाई जा रही है। द प्लांट ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स यूज़ करते हैं प्लांट्स टू कन्वे दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। एक सेल से दूसरे सेल तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है, कन्वे किया जाता है बाय द इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स। बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स। एनिमल्स की तरह प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होती इस इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए। फाइनली अगेन, एज एन एनिमल सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। जैसे एनिमल्स में होता है, कुछ सेल्स अपनी शेप भी चेंज करते हैं मूवमेंट होने के लिए। इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल मसल सेल, क्योंकि मसल सेल में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं, वो शेप चेंज करवा देते हैं। सो प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। प्लांट्स कैसे शेप करते हैं ये आपको लर्न करना है यहाँ से। द प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। तो उनके अंदर वाटर के अमाउंट पे डिपेंड करता है, उससे ही वो अपनी शेप को चेंज करते हैं, रिजल्टिंग इन द स्वेलिंग और द श्रिंकिंग। वाटर ज़्यादा होगा तो प्लांट स्वेल कर लेंगे, और जब वाटर उसमें से निकल जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएंगे, एंड देयरफॉर इन चेंजिंग द शेप्स। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट जो होता है, जैसे वो फेंसेस पे क्लाइंब करता है अपने टेंड्रल्स के थ्रू। ये टेंड्रल्स बहुत सेंसिटिव होती है, जहाँ पे भी टच करती हैं तो बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो जैसे ही किसी सपोर्ट के कांटेक्ट में आती हैं ये टेंड्रल्स, तो उस ऑब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सो दिस कॉजेज द टेंड्रल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट। तो ये टेंड्रल क्या करता है, उसके कांटेक्ट में आता है और उसके चारों तरफ एक सर्कल बना लेता है, दस क्लिंग टू इट, उस पर लटक जाता है, एक तरह से वो क्लिंग हो जाती है। मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स टू स्टिमुलाई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ग्रो करते हैं, क्योंकि ये जो ग्रोथ है, दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल। इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग। ऐसा लगता है कि जैसे प्लांट मूव कर रहा है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है, जैसे ये लाइट है, एक रूम में विंडो में से लाइट आ रही है और एक प्लांट को वहाँ पे रख दिया है, तो प्लांट जहाँ से लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, उस तरफ ही झुक जाएगा प्लांट, उस तरफ बेंड हो जाएगा। तो ये बेंडिंग, जिधर भी डायरेक्शन ऑफ लाइट होगी प्लांट उस तरफ
बेंड हो जाएगा। तो इसी को हम पढ़ेंगे अब आगे। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट, ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शंस that plant parts move in. These directional or tropic movements can be either towards the stimulus or away from it. So in two different kinds of phototrophic movement.